हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम आपका स्वागत करते हैं आपके प्यारे से दुलारे से चैनल मोशन बायोलॉजी में। तो बच्चों, आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है पहले तो ये बता दीजिए। आई थिंक सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं वो अपना पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती बच्चों। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2-4 मिनट देखते हैं उसके बाद चले जाते हैं, चलो कल देखेंगे परसों देखेंगे, ऐसा उनका बैकलॉग होता चला जाएगा और जब एग्जाम नजदीक होगा ना तो उनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो प्लीज हमारी बात को मानिए, जो भी वीडियो आपको मिलता है कितने मिनट का, 25-30 मिनट का मिलता है तो उतना तो देख ही सकते हैं ना, उतना तो नोट्स बना ही सकते हैं यार। 3-4 हेडिंग ही पढ़ाते हैं हम रोज, वो भी मंडे टू केवल फ्राइडे ही पढ़ाते हैं, बाकी और दिन तो आपकी छुट्टी ही रहती है। छुट्टी हम करते ही हैं, छुट्टी का मतलब यह है कि हम पढ़ाते नहीं हैं, उस समय हम आपको समय देते हैं कि अपना नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, अपना रिवाइज कर लीजिए और भी सब्जेक्ट पर फोकस कर लीजिए, है ना। तो बच्चों प्लीज आप ऐसा मत किया करिए, जो भी वीडियो आपको हम देते हैं प्लीज आप उस पूरे वीडियो को देखा करिए और अच्छे ढंग से पढ़ाई करके मतलब अपना नोट्स बना लिया करिए, ठीक है। तो चलिए आज हम फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास करके कह सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार, मतलब अगर हम कहें कि हर बार ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आज जो है हम ऐसी हेडिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप नए हैं तो पहले से ही क्लियर कर दें कि हम 5 चैप्टर, पिछले 4 चैप्टर को 4 कैसे आपका 4-5, हाँ ये 5वां चैप्टर चल रहा है, ठीक है, 5वां चैप्टर चल रहा है। तो अगर आप सभी लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर सारे चैप्टर को कंप्लीट करिए, जिसमें पहला चैप्टर अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। सिलेबस से निकाल दिया मतलब इस साल सिलेबस से निकाल दिया गया है, बाकी आप दूसरे चैप्टर से कंटिन्यू कर सकते हैं और अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। तो प्लीज आप वीडियो अगर इसको आज देख रहे हैं तो पहले लेक्चर से देखिए, क्योंकि इसमें 20वां लेक्चर होने जा रहा है, तभी आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा और 1-2 दिन में हम जो है इस पूरे चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें आज की हेडिंग। आज की जो पहली हेडिंग है बच्चों वो है डिसऑर्डर यानी विकार, ठीक है। हम हेडिंग लिख लेते हैं, क्या है आज की हेडिंग? विकार, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डिसऑर्डर, ठीक है बच्चों। प्रीवियस वीडियो में यानी पिछले वीडियो में आप लोगों ने वंशावली विश्लेषण वाले टॉपिक को पढ़ा होगा, जिसमें हमने प्रतीक द्वारा किस प्रकार से रोग होते हैं और वंशावली विश्लेषण करना क्यों इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने बताया था कि किसी भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को बीमारी होती है तो हम उसके वंश का विश्लेषण करते हैं कि कहीं वो बीमारी उसके वंश में किसी को तो नहीं थी। इसी को वंशावली विश्लेषण करते हैं, जिसमें हमने 2 एग्जाम्पल भी दिखे थे, एक सिकल सेल एनीमिया का, दूसरा हम मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी, ठीक है, मायोटॉनिक दुष्पोषण का। 2 एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था। आज की क्लास में हम विकार के बारे में पढ़ेंगे और विकार होता क्या है, व्हाट इज डिसऑर्डर, है ना। ये वीक और क्या है, ठीक है। विकार वर्ड से ही समझ में आ रहा है बेकार, कुछ बेकार हो गया है। क्या बेकार हुआ है वही हम बताने जा रहे हैं। हमारे डीएनए पे, क्योंकि आपको पता है कि हमारा सारा का सारा जीन हमारे जो डीएनए होता है उसी पर स्थित होता है और डीएनए पे उत्परिवर्तन वाला टॉपिक पढ़ा है ना आप लोग, है ना, पढ़े ना। तो क्या हुआ था वहां पर, कोई भी एक क्षार वहां से डिलीट हो जाए या कोई दूसरा ऐड हो जाए या कोई कुछ डीएनए में परिवर्तन हो जाए जिससे उत्परिवर्तन हो जाता है। विकार का भी वही मतलब बच्चों, विकार मतलब बेकार, है ना। यानी कि कोई ऐसा जीन जो हमारे लिए उपयोगी है और उसमें कोई बेकारपना आ जाए, बेकारपना मतलब कोई बदलाव आ जाए, उत्परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन हो जाए, ऐसी स्थिति में वो जीन क्या हो जाता है? विकार में परिवर्तित हो जाता है, रोग में परिवर्तित हो जाता है। थांबा, हमने क्या बोला बताइए। विकार हम पढ़ा रहे हैं ना, विकार मतलब हम इसको रिलेट कर रहे हैं बेकार से। अब हम बता रहे हैं विकार की इंग्लिश डिसऑर्डर है और डिसऑर्डर का मतलब यह समझ लीजिए, डिसऑर्डर कहीं न कहीं ऑर्डर में परिवर्तन हो गया, कहीं न कहीं कुछ बेकार हो गया। क्या हो गया? जैसे में आपको पता है कि जो हमारा डीएनए, हमारा जो आनुवंशिक जेनेटिक मटेरियल है वो कौन है? वो डीएनए है, ये डीएनए है। अब इसमें हमारे बहुत सारे जीन इसमें क्या है? लगे पड़े हैं, ठीक है। इसमें हमारे बहुत सारे क्या है? जीन इसमें इस प्रकार से अरेंज हैं। जब इस प्रकार से वो अरेंज हैं, कौन? जीन।
अगर उस जीन में परिवर्तन हो जाए या उत्परिवर्तन हो जाए, है ना, सपोज दैट कि ये हमारे ब्लड का कोई जीन है और इसी जीन में कुछ ऐड हो जाए या कुछ इसमें से डिलीट हो जाए, कुछ क्षार इसमें से ऐड हो जाए या कुछ डिलीट हो जाए, जिससे क्या हो जाए, इसमें परिवर्तन हो जाएगा, उत्परिवर्तन हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, विकार यानी डिसऑर्डर। ठीक है, यानी हमारे डीएनए के जीन में होने वाले परिवर्तन से, हमारे डीएनए के जीन में, यहां पर लिख सकते हैं, हमारे डीएनए के जीन में होने वाले परिवर्तन से उत्पन्न रोग या विकार। ठीक है, उत्पन्न रोग को हम विकार या डिसऑर्डर कहते हैं, उत्पन्न रोग को हम विकार या डिसऑर्डर कहते हैं। तो बच्चों, डिसऑर्डर का मतलब समझ में आ गया होगा। तो विकार आप लोग लिख लीजिएगा जो हमने बोला है। विकार को दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, दो भागों में इसको विभाजित किया गया है। इसको दो भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। ठीक है, दो भागों में विभाजित। इसमें पहला प्रकार क्या है, यानी जो पहला टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं उसे हम बोलेंगे मेंडलीय विकार। मेंडलीय विकार, मेंडलीय विकार के अंतर्गत, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं इसके अंतर्गत कुछ विकार जैसे मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ठीक है, दूसरा क्या लिख सकते हैं हम यहां पर, हीमोफीलिया, वर्णांधता, और उसके बाद तीसरा क्या है, थैलेसेमिया। अगला क्या है, सिकल सेल एनीमिया। ठीक, सिकल सेल एनीमिया, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, यानी मेंडली विकार, इसके अंतर्गत कुछ विकार जैसे कौन कौन से, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, वर्णांधता, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, वही क्या होता है, जीन में कुछ परिवर्तन हो जाता है। जीन में, डीएनए में जो क्षार होता है, जीन होता है, उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है, जिससे ये डिसऑर्डर, ये बीमारियां हो जाती हैं। और यह प्रभावी जीन, ठीक है, ये प्रभावी और अप्रभावी होते हैं। ठीक है, ये कैसे हो सकते हैं, यह प्रभावी जीन के रोग या अप्रभावी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप कौन कौन से प्रभावी हैं, तो जो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, ये प्रभावी रोग है। ठीक है, प्रभावी जीन रोग है, इसका एक भी जीन जहां पर जाएगा रोग हो जाएगा। पिछली क्लास में हम इसका एग्जाम्पल देखे थे, याद होगा तो देखे थे। और ये सभी के सभी जो रोग यहां पर लिखे गए हैं, ये सभी के सभी अप्रभावी जीन पर होता है। किस पर होता है, यानी कि इसका ये जो रोग होता है ये अप्रभावी होता है। जब तक दोनों युग्मक प्रभावी नहीं होंगे तब तक रोग नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। या फिर कह सकते हैं जैसे मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है, जैसे कुछ इसमें एक्स क्रोमोसोम पे होने वाले रोग हैं, मैक्सिमम है। तो जो एक्स पर होने वाला है, एक्स अगर फीमेल की बात करें तो दोनों एक्स जब तक प्रभावित नहीं होगा, जब तक दोनों एक्स प्रभावित नहीं होगा तब तक फीमेल में रोग नहीं होगा। और मेल में एक ही एक्स होता है, लिंगी गुणसूत्र में याद है ना, एक्स और वाई होता है, तो ये मेल क्या होगा, रोगी हो जाएगा। बच्चों ये पॉइंट अभी आपको शायद नहीं समझ में आ रहा हो, बस चिंता मत करिए, अभी बस 5 मिनट हमको दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हमने क्या बोला मेंडली विकार में, कि इसके अंतर्गत कुछ विकार जैसे कौन कौन से, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, वर्णांधता, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया,
यह सारी बीमारी किसके अंतर्गत आती है? मेंडली विकार के अंतर्गत आती है। और इसे मेंडलीय विकार क्यों कहा गया? क्या मेंडल ने इसको खोजा था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसे मेंडली विकार इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी जो वंशागति होती है वो मेंडल के नियम के अनुसार चलती है। इस रोगों की जो, इस डिसऑर्डर की, इस विकार की जो वंशागति होती है वो रोग के मेंडल के नियम के अनुसार होती है, इसलिए इसे मेंडली विकार कहा गया। ठीक है। और यह जो विकार है यह प्रभावी भी हो सकते हैं और अप्रभावी हो सकते हैं। जिसमें प्रभावी का एग्जाम्पल कौन है? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। इसका हमने कल एग्जाम्पल देख लिया था। और उसके बाद बाकी जितने भी लिखे गए हैं यहां पर, ये कैसे हैं? ये अप्रभावी क्या होते हैं? रोग होते हैं, अप्रभावी रोग होते हैं। और ये प्रभावी क्यों बन जाते हैं, क्यों रोग हो जाता है, हम बताएंगे आपको, चिंता मत करिए। इतना समझ में आ गया बच्चों? इतना किसी को कंफ्यूजन? किसी को भी कंफ्यूजन? इतना कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? हाय, गर्मी, बहुत गर्मी है आज, है ना? तो अब लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इतनी गर्मी में आपके लिए वीडियो बनाते हैं हम। इतना हो गया, इसको इरेज कर दें, है ना? चलिए देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और हम एक एक हेडिंग को पढ़ेंगे अब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेंटली विकार आप लोगों ने देख लिया, इसका डिफिनीशन भी देख लिया। और डिफिनीशन अगर आप नहीं लिख पाए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहां पर आप मोशन बायोलॉजी सर्च कर लीजिएगा, आपको वहां पर टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा और वहां पर नोट्स मिल जाएंगे आपको सारे चैप्टर के। ठीक है बच्चों? तो बच्चों अभी को हमने मेंडली विकार देखा, जिसमें हमने क्या देखा कि कुछ रोगों के नाम लिखे जिसमें प्रभावी और अप्रभावी जीन थे और मेंडल के नियम के अनुसार ये रोग चलता है, इसलिए हम इसको मेंडली विकार कहते हैं। ठीक है। और ये रोग जिस व्यक्ति में होता है, अलग अलग रोग जो होते हैं वो अलग अलग लक्षण को प्रकट करते हैं। ठीक है, अलग अलग लक्षण को क्या करते हैं? वो प्रकट करते हैं। अब हम इसमें पहली हेडिंग यानी कि एक एक रोग को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मेडिकल एग्जाम के लिए और साथ में आपके कंपटीशन एग्जाम यानी नीट एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है हम आपको बताएंगे। आपके मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन किस जगह से एग्जामिनर पूछ सकता है वो हम बताएंगे, साथ में पूरा डिफिनीशन भी आपको हम बताने जा रहे हैं। तो पहला हम इसमें हेडिंग पढ़ेंगे, यानी आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो ओपन कर लीजिए। पहला हेडिंग हम पढ़ेंगे हीमोफीलिया। बहुत बार पूछा गया है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हिम वर्ड कहां पर होता है? हिम मतलब ब्लड, है ना? हिम के कारण ही रक्त हमारा लाल होता है, ये तो पता है ना आप सभी लोगों को? पता है कि नहीं पता है? तो इसका मतलब है कहीं कहीं बीमारी रक्त से रिलेटेड है, हमारे ब्लड से रिलेटेड है। ठीक। हीमोफीलिया, इस बीमारी में होता क्या है? यह ऐसी बीमारी है बच्चों, इस बीमारी के अंतर्गत जो होता है रोगी में, यानी जिस व्यक्ति को यह रोग होता है उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। अगर उसको चोट लग जाए तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता बता रहे हैं। जैसे हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है, ठीक है। हाँ, एक लाइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कई बार मेडिकल एग्जाम में पूछी गई है। यह हीमोफीलिया यानी यह लिंगी गुणसूत्र यक्स, लिंगी गुणसूत्र यक्स पर होने वाला अप्रभावी विकार है। ये एक लाइन रामबाण है आपके लिए। क्या है? पहली बार तो कई बार पूछा गया है कि हीमोफीलिया किस गुणसूत्र पर होता है, तो लिंगी गुणसूत्र पर होता है, एक क्वेश्चन का जवाब। और किस पर होता है? यक्स पर होता है। और अप्रभावी होता है, ठीक है। कैसा होता है? अप्रभावी होता है। तो 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनते हैं? 3 क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से? हीमोफीलिया कैसा, किस गुणसूत्र पर होता है? तो लिंगी गुणसूत्र। लिंगी गुणसूत्र का कौन सा लिंगी गुणसूत्र होता है बताइए? 23वां जोड़ी होता है मनुष्य में, होता है कि नहीं? पता है ना आपको। और किस पर होता है? यक्स पर होता है। और कैसा होता है? प्रभावी होता है या अप्रभावी? तो अप्रभावी विकार होता है। इस बीमारी में होता क्या है बच्चों? इस बीमारी के अंतर्गत हम तो अपना पसीना ही पोंछते पोंछते परेशान होते हैं। इतनी गर्मी है और आप पढ़ नहीं रहे हैं। पढ़िए बच्चों, पढ़िए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं हीमोफीलिया में यक्स गुणसूत्र पर होने वाला अप्रभावी विकार है। और इस रोग में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। रोगी में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता।
नहीं जमता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें फैक्टर 8 का निर्माण नहीं होता। ब्लड क्लॉटिंग में फैक्टर 8 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसी का निर्माण ही नहीं होता जिससे क्या होता है, रोगी में रक्त का थक्का जो है नहीं जमता है ना। फिसल गई जुबान मेरी। हाँ चलो देखें यहाँ पे हीमोफीलिया हमने क्या बोला, ये लिंगी गुणसूत्र पर होने वाला अप्रभावी विकार है और ये रोगी में रक्त का थक्का नहीं जमता। यानी कि अगर ये रोग होता है तो रोगी में रक्त का थक्का नहीं मतलब जमता है। यहां पर लिख सकते हैं, इस रोग में रोगी में रक्त का थक्का नहीं जमता। क्यों नहीं जमता? फैक्टर 8 का निर्माण नहीं होता। यानी कि डीएनए के जीन पर जहां पर फैक्टर 8 बन रहा है उसी में प्रॉब्लम आ जाती है। हमारा जो डीएनए है उसके जीन पर जहां पर फैक्टर 8 बन रहा है हमारे डीएनए पर, उसी में उत्परिवर्तन हो जाता है ना। डीएनए में बदलाव हो जाता है जिसकी वजह से फैक्टर 8 नहीं बनता ऐसे व्यक्तियों में। और जब फैक्टर 8 नहीं बनता है तो रोगी में रक्त का थक्का नहीं जमता। बच्चों समझ में आ गया? और अगर थोड़ा सा भी चोट लग जाए तो उस व्यक्ति का रक्त लगातार बहता रहता है क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग ही नहीं होती। और ऐसी स्थिति में कभी कभी यह भी देखा गया है कि अगर सही समय पर इसका इलाज न किया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। क्यों? ब्लड की कमी से। अगर चोट लग गई है, लगातार ब्लड जाएगा तो बताइए, ब्लड लॉस होने की वजह से व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। और यह बीमारी जो थी बच्चों, रानी विक्टोरिया जानते हैं ना आप सभी लोग, रानी विक्टोरिया के वंशज में देखा गया था। किसमें देखा गया था? रानी विक्टोरिया के वंशज में देखा गया था। मेरी राइटिंग सही नहीं है बच्चों, माफ करिएगा, आप लोग समझ जाते हैं ना। रानी विक्टोरिया के वंशज में देखा गया था और खुद रानी विक्टोरिया इस रोग की वाहक थी। रानी विक्टोरिया क्या थी? रोग वाहक थी। कौन? रानी विक्टोरिया। ठीक है। और रियलिटी में बच्चों आज भी महिलाएं जो होती हैं वो इस रोग का वाहक होती हैं। इंपॉर्टेंट है, यानी नोट में करके लिख लीजिएगा, जगह नहीं है यहां पर, आप लोग समझ रहे हैं। महिलाएं भी क्या होती? महिलाएं इस रोग में रोग वाहक का कार्य करती हैं। ठीक है, महिलाएं रोग वाहक का कार्य करती हैं। तो बच्चों इसमें आपके नीट एग्जाम में पूछे गए कई बार कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। तो एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, एक रानी विक्टोरिया से पूछा जाता है और खुद रानी विक्टोरिया रोग वाहक थी। एक फैक्टर 8 से पूछा जाता है और 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो रही है, साथ में आपको बता रहे हैं बोर्ड के एग्जाम के लिए थ्योरी भी। क्या है? कुछ नहीं, आग बंद करिए, एग्जाम में जब आ जाए तो कुछ नहीं करना है, आग बंद करके मेरा नाम ले लेना है। नहीं, मेरा नाम लेने से आंसर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ले लेता। तो हम आ जाएंगे वहां पर, बता देंगे आप लोगों को। क्या है यार, सिंपल सा है। क्या हमने बताया, एक लाइन पहला लिखिएगा आप लोग, क्या कि यह लिंगी गुणसूत्र यक्ष पर होने वाला अप्रभावी विकार है। इस रोग में रोगी को चोट लगने से रक्त का थक्का नहीं जमता। क्यों नहीं जमता? क्योंकि फैक्टर 8 उसमें नहीं बनता है। और यह बीमारी जो होती है, यह बीमारी जो है रानी विक्टोरिया के परिवार में देखी गई है। किसके परिवार में? रानी विक्टोरिया के वंशज में देखी गई। और रानी विक्टोरिया खुद रोग वाहक का कार्य कर रही थी और आज भी महिलाएं रोग वाहक का कार्य करती हैं। सिंपल ना? 3 नंबर का आता है यार, बहुत आसान है, 1 मिनट में 3 नंबर फ्री में नंबर बांट रहे हैं, फ्री में ले लो। अब इसमें कुछ एक 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं इसके हीमोफीलिया के, कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है लिख लेते हैं यहां पर। एक पुरुष की शादी
एक पुरुष का विवाह लिखेंगे, विवाह अटूट बंधन। एक पुरुष का विवाह ऐसी महिला से होता है, ऐसी महिला से होता है जो हीमोफीलिया वाहक है, हीमोफीलिया वाहक है। तो उसके पुत्र कैसे होंगे? तो उसके पुत्र कैसे होंगे? बच्चों ये क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया कि एक पुरुष का विवाह ऐसी महिला से होता है जो हीमोफीलिया वाहक है और उसके पुत्र कैसे होंगे, यानी उनकी शादी हो जाती है और उनके बाद इसके पुत्र कैसे होंगे। पुरुष है तो लिंगी गुणसूत्र पर होने वाला रोग है, तो पुरुष है तो पुरुष का लिंगी गुणसूत्र 23वां गुणसूत्र कौन सा है? आपको पता है बच्चों कौन सा है? यक्स और वाई। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बीमारी नहीं। लेकिन ऐसी महिला से हुआ जो हीमोफीलिया वाहक है। महिला का लिंगी गुणसूत्र लास्ट में क्या होता है? यक्स और यक्स होता है बच्चों। लेकिन यहां पर लिखा हीमोफीलिया वाहक, मतलब वाहक मतलब हो गया कि एक ही गुणसूत्र पर क्या है उसके, एक गुणसूत्र पर क्या है उसके, बताइए। एक गुणसूत्र पर उसके रोग है। कौन सा रोग है? हीमोफीलिया वाला रोग है। और आपको पता है कि अप्रभावी होता है, यानी यहां पर 2 यक्स गुणसूत्र हैं। आप कहेंगे सर ये बताइए जब इसके पास रोग वाला जीन था तो उसको रोग क्यों नहीं हुआ? तो अभी हमने क्या लिखवाया कि महिलाएं जो होती हैं रोग वाहक का कार्य करती हैं। महिलाओं में रोग होता है, क्यों होता है? कब होता है? जब दोनों यक्स प्रभावी होता। लेकिन यहां पर बच्चों एक ही यक्स प्रभावी है, इसलिए वाहक है। ये अप्रभावी जीन हो गया। अभी हमें क्या बताया हीमोफीलिया कैसा रोग होता है? कैसा रोग बताइए? अप्रभावी होता है। अप्रभावी होता है ना। प्रभावी कब होगा महिलाओं पर? जब दोनों यक्स पर हो जाए। और मेल पर कब प्रभावी होगा? मेल के पास एक ही यक्स है, अगर एक ही यक्स इसके पास आ जाए तब इसको तो रोग हो जाएगा। महिलाओं को नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये रोग वाहक का कार्य करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि उनके एक ही यक्स गुणसूत्र पर रोग होता है। अगर दोनों पर होगा तो महिलाओं को भी रोग होगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि महिलाओं को रोग नहीं होगा। चलिए इसका पुनेट स्क्वायर विधि करते हैं। हाँ चलिए हम यहां पर यक्स और यक्स, जगह नहीं यहां कर दे, है ना? यहां कर दे, नहीं यहां दिख रहा होगा आप लोगों को, इसको इरेज कर देते हैं। विवाह हो गया इनका, किसका? यक्स वाई मेल है और यक्स और एक्स फीमेल है। लेकिन फीमेल रोग वाहक है। वाहक है मतलब एक यक्स पर इसके क्या है? रोग वाला जीन उपस्थित है। वाहक मतलब फीमेल के एक यक्स पर रोग वाला जीन उपस्थित है। अब इसका क्या करेंगे? इसका गुणा करेंगे यक्स यक्स, यक्स वाई, यक्स यक्स और यक्स और वाई। बच्चों देखो, बड़े ध्यान से देखो, इसमें 50% बच्चों को कुछ नहीं हुआ। 50% जो इसके संतान थे वो स्वस्थ थे पूरी तरीके से, मतलब कोई हीमोफीलिया वाला रोग नहीं हुआ। कितने को? 50% को। देखिए कोई जीन है इसके पास नहीं। अब बात करते हैं इसकी, यक्स और यक्स है। बताइए बच्चों यहां पर देखिए ध्यान से, देखिए इनके पुत्री और पुत्र हुए। जो पुत्र थी इनकी, यानी जो लड़की थी, एक लड़की तो कुछ नहीं, उसको कोई भी जीन नहीं उसके पास। लेकिन दूसरी लड़की के पास देखिए एक यक्स वाला जीन है। इस लड़की को रोग तो नहीं होगा, जैसे इस महिला को रोग नहीं था लेकिन वाहक का कार्य कर रही थी, उसी प्रकार से इस लड़की को भी रोग नहीं है लेकिन वाहक का कार्य करेगी। क्यों? क्योंकि एक यक्स पर हीमोफीलिया वाला जीन आ गया है, दूसरे पर नहीं आया है। समझ गए बच्चों? तो यहां पर 25% जो बच्चे हुए इसके कैसे हुए? वो वाहक हुए। वाहक हमेशा कौन होगी? वाहक हमेशा लिख लो, वाहक हमेशा 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 लड़की होगी, ठीक है? और उसके बाद 25% जो है, देखिए इस मेल के पास एक ही यक्स गुणसूत्र है इसलिए रोगी हो गया। आप कहेंगे सर यहां पर भी तो एक ही यक्स के पास होगा तो क्यों नहीं रोगी हुआ? क्योंकि बच्चों यहां पर 2 यक्स है, अगर जब तक दोनों पर नहीं होगा तब तक ये रोगी नहीं होगी। और यहां पर एक ही यक्स है और उसी यक्स पर रोग आ गया है तो
रोग अपने आप को रिप्रेजेंट कर लेगा। इसलिए लड़कों में रोग ज्यादा रिप्रेजेंट करता है एज कंपेयर टू महिलाएं, क्योंकि महिलाएं रोग वाहक का कार्य करती, क्योंकि उनके पास 2 X क्रोमोसोम होता है। तो 25% कैसे हो गए? रोगी हो गए। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगर समझ में आ गया होगा तो आप एक और जवाब हमें, मतलब एक और क्वेश्चन करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या यहां पर लिख लेंगे आप लोग, एक हीमोफीलिया पुरुष लिख लेंगे आप, ठीक है? यहां पर हीमोफीलिया पुरुष लिख लेंगे। का विवाह ऐसी महिला से होता है जो हीमोफीलिया वाहक है, यानी सेम चीजें वही हैं। ऐसा क्रॉस करके बताएंगे कि आपका रिजल्ट क्या आया है, ठीक है? आपका रिजल्ट क्या आया है, आप हमें ऐसा ही पूरी तरीके से लिखकर बताएंगे। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक करते हैं, क्योंकि बहुत गर्मी है, हम पूरे भीग चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी विकार के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक है। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। समझ में आया या नहीं आया ये भी बताइएगा, और नोट्स बनाते रहिए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आला।